हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट वीडियो में हमने सारे चेंजेस कवर कर लिए थे कि कैसे मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज होता है। तो प्राइस और क्वांटिटी में किस तरीके का चेंज होता है गिवन कि डिफरेंट चेंजेस क्या है। डिमांड इंक्रीज़ हुआ है, सप्लाई इंक्रीज़ हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई बोथ हैव इंक्रीज्ड। क्या रीज़न है, उसके बेसिस पे प्राइस और क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। Now we'll talk about the last part of this chapter, that is role of prices in resource allocation. Resource allocation क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियोस में कि जब हम resources को properly decide करते हैं, resources यानी let's say land and capital, ये दो resources हैं। तो इन दो resources को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ एक्स कमोडिटी में या वाई कमोडिटी में, हाउ डू आई एलोकेट देम। तो उसका प्राइस में यानी प्राइस का इस रिसोर्स एलोकेशन में क्या रोल है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड हाउ प्राइस मैकेनिज्म आंसर्स द बेसिक क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। ये हमने देखा है। व्हाट टू प्रोड्यूस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्राइस क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, तीनों के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है। इन प्रेजेंट चैप्टर वी हैव स्टडीड इन डिटेल हाउ डिमांड एंड सप्लाई इंटरैक्ट टू डिटरमाइन प्राइस। हमने देखा कि वो जो तीन क्वेश्चंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों के लिए प्राइस इम्पॉर्टेंट है कि कमोडिटी का प्राइस क्या है। तो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वो हमने देखा। डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम से प्राइस डिटरमाइन होता है, तो वो हमने देख लिया। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रिक्वायर्स रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल दैट इज मशीन्स, रॉ मटेरियल, फ्यूल और पावर फॉर देयर प्रोडक्शन। अब हम सप्लाई की अगर बात करें तो सप्लाई यानी क्या, सप्लाई यानी प्रोडक्शन। सप्लाई किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन इन टर्न किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट्स पे। इनपुट्स क्या है, इनपुट्स यानी ये सारी चीज़ें, रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में आती हैं। ऑब्वियसली आप अगर कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कोई ना कोई रिसोर्स, लैंड ऑब्वियसली चाहिए रहेगा, जगह चाहिए रहेगी प्रोड्यूस करने के लिए, मशीन्स चाहिए रहेंगे, देन यू रिक्वायर लेबर, खुद ब खुद काम तो होगा नहीं, लेबर चाहिए रहेगा, रिसोर्सेज, इनपुट्स, या लेट्स से अगर हम क्लॉथ बना रहे हैं तो थ्रेड, कॉटन, ये सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी। सो दीज आर इनपुट्स। तो प्रोडक्शन में इनकी ज़रूरत होती है। इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम स्केर्स रिसोर्स आर एलोकेटेड अमंग various goods and services. Obviously these resources are not unlimited. जितने भी रिसोर्स है they are scarce, they are limited. तो उनको हम allocate कर रहे हैं इस प्रोडक्शन में। अगर समझो कि हमारे पास इतना कॉटन पड़ा है, ठीक है, दिस इज कॉटन, इतना कॉटन पड़ा है, हमें उसको या तो टी शर्ट्स बनाने में यूज़ करना है, या तो वो कॉटन यूज़ होगा फॉर मेकिंग लेट्स से napkins. Now what is important, what is required now, उस पे आप एलोकेट कर रहे हो क्योंकि कॉटन स्केर्स है। हम इसको है ना एक और तरीके से समझते हैं। आपके पास 1000 रुपीज़ है विच इज़ वेरी लिमिटेड, स्केर्स, राइट। 1000 आपका रिसोर्स हो गया, ऐसे लेते हैं कि आपको 1000 रुपीज़ खर्च करके चीज़ें खरीदनी है
Now this 1,000 rupees is scarce, limited. अब क्योंकि ये लिमिटेड है, इसके बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों पे खर्च करोगे विच इज़ रिक्वायर्ड अर्जेंटली राइट नाउ, प्रायोरिटी के चीज़ों पे खर्च करोगे. बुक्स चाहिए, मूवीज़ देखने हैं, बुक्स पे खर्च करोगे बिकॉज बुक इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, मूवीज़ कैन बी सीन लेटर. तो क्या प्रायोरिटी है उस पे आप खर्च कर रहे हो. तो सेम गोज विथ दिस, रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्केर्स है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ों पे उसको एलोकेट कर रहे हो ताकि एफिशिएंट यूज़ हो, वेस्टेज ना हो. A market economy relies on demand for and supply of goods and services for allocating resources among goods and services. तो वो goods and services का demand and supply देखेगा. जैसे demand और supply equilibrium में आया उतनी quantity produce करनी है. So this is supply. This is supply of X commodity. Wait, I went ulta na. This is demand of X commodity. This is supply of X commodity. ये equilibrium quantity मिली 2000 units. तो अब पता चल गया 2000 units required है according to market. तो हम उतना resource allocation करेंगे कि 2000 units बन के मिले. Demand for and supply of goods determine the price of different goods and services. Correct, we have seen that. These prices are signals that direct the allocation of resource among the production of goods and services. तो ये prices क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे आपको resource allocate करना है किस commodity में. Since a firm is driven by profit motive, it will produce what is profitable to produce. अगर किसी चीज़ का प्राइस लेट्स से मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे एक्स कमोडिटी का इक्विलिब्रियम प्राइस आया है 200 रुपीज़ और क्वांटिटी है 500 यूनिट्स, तो सेल कितने में होगा, सेल होगा 200 into 500 which is 1 lakh around. So 2 5s are 10 and 00 yes 1 lakh around आपको मिलेंगे. टॉकिंग अबाउट इफ देर इज वाई कमोडिटी, इसमें 1 लाख में लेट्स से कॉस्टिंग जो है ये 200 का था, कॉस्टिंग 100 रुपीज़ का था, तो 100 रुपीज़ का कॉस्टिंग मतलब 50,000 का कॉस्टिंग हुआ है. प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 50,000. आई एम जस्ट रफली गिविंग यू एन एग्जांपल क्योंकि 1 लाख 1 लाख का खर्चा हुआ है, 50,000 आपका 1 लाख इनकम आया है, रेवेन्यू आया है, 50,000 कॉस्टिंग पे लगा है, तो 50,000 इज योर प्रॉफिट. वही वाई कमोडिटी जो है उसका प्राइस मार्केट इक्विलिब्रियम में 50 रुपीज़ आ रहा है. यूनिट्स कितने सेल कर रहे हैं, यूनिट सेल करने हैं 700 यूनिट्स. सो टोटल कितने हुए, टोटल हुए 35,000 यूनिट्स सेल, 35,000 रुपीज़ टोटल आएगा. लेट्स से कि कॉस्टिंग जो है, कॉस्टिंग इज 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ कॉस्टिंग है, कितने यूनिट्स है 700, दैट कम्स टू 7,000 इज योर कॉस्टिंग. 35,000 में से व्हेन यू रिमूव 7,000 that brings somewhere around 28,000.
कितने यूनिट्स पे? 700 यूनिट्स पे आपको 28,000 का प्रॉफिट मिला है। तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट है आप कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे पर यूनिट के लिए 700 से आप डिवाइड करोगे, 0000 कट, 400 नहीं, here I cut 00, so 40 rupees is my profit per unit. Obviously here if you can see 40 rupees is the profit per unit, here it is 100 rupees per unit. तो प्रोड्यूसर ये देखता है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम ये आया है, दोनों में से प्रॉफिट किस में ज़्यादा मिल रहा है, तो हम वो प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस द कमोडिटी जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, गिवन द प्राइस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द demand and supply analysis. Since a firm is driven by profit motive, it will produce what is profitable to produce. If a firm can sell a product at a price which is more than the cost per unit incurred on it, मतलब प्राइस अगर कॉस्ट से ज़्यादा है पर यूनिट, द फर्म इज़ लाइकली टू प्रोड्यूस इट। ऑब्वियसली अगर वही उसका प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस जो था वो 100 रुपीज़ है, लेकिन उसका कॉस्टिंग ही पर यूनिट का 108 रुपीज़ है, तो उसका तो लॉस हो जाएगा, कॉस्टिंग ज़्यादा है। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम, रिसोर्सेज फ्लो टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच यील्ड प्रॉफिट टू द फर्म्स। तो यहाँ पे इस कमोडिटी में रिसोर्सेज फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये कमोडिटी लॉस करेगा प्रोड्यूसर्स के लिए। लॉस करेगा तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है रिसोर्स यहाँ पे एलोकेट नहीं होंगे। तो इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट सिस्टम उन्हीं गुड्स पे रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं जहाँ पे प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिखेगा। हायर प्राइसेस ऑफ द सर्टेन गुड्स मीन्स हायर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स। तो अभी मैंने जो एग्जांपल दिखाया, प्राइस हायर था एक्स का, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। एज अ रिजल्ट फर्म्स विल डिवोट मोर रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर वो एक्स कमोडिटी पेपर होता तो पेपर में वुड ज़्यादा यूज़ होगा रादर देन वाई कमोडिटी विच इज़ बेंचेस। तो दिस इज़ हाउ दे एलोकेट द रिसोर्सेज। As a result, firm will devote more resources to the production of product whose prices are relatively higher, and therefore prospect of making profits in the production of these products is greater. तो allocation उन products पे जाएगा जिसके profit ज़्यादा है। Profits कब ज़्यादा होंगे? जब prices higher हैं। तो ultimately जिसके prices relatively higher हैं, I am not saying प्राइस हाई है तो कर दो, रिलेशन, इन रिलेशन टू द अदर कमोडिटी प्राइसेस जिसके हायर हैं, एक्स के हायर है, तो उसमें रिसोर्स एलोकेट होंगे। इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट पीपल आर विलिंग टू पे। हम जब डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन से प्राइस पे कितना कमोडिटी लिया गया। We are saying what consumers are willing to pay for that unit. If people's preferences or income change, demand for different goods will change, causing a change in opportunity in the production of different goods. तो अगर डिमांड चेंज हुआ तो हो सकता है कि जो कमोडिटी में पहले प्रोडक्शन नहीं प्रॉफिटेबल लग रहा था प्राइस कम है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो रिसोर्स एलोकेट नहीं करते हैं। लेकिन विद द चेंज इन डिमांड, अब डिमांड क्योंकि चेंज हुआ है, अब लग रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ चुका है, तो अब लग रहा है प्रॉफिटेबल होगा, जैसे ये एग्जांपल में गिवन है। फिर उसमें रिसोर्स एलोकेशन दिखेगा। टू इलस्ट्रेट हाउ रिसोर्स आर एलोकेटेड, कंसिडर दिस डायग्राम।
where as a result of change in the preference of individual or increase in their demand, increase in their income, demand curve for cars increases. As a result, demand curve for cars shift to right from D1 to D2 D2. तो ये आपका D1 है, यहाँ से D2 दैट इज यहाँ पे शिफ्ट हुआ है. It will be seen from the figure that shift in the demand causes price of cars to increase. Price increase हुआ है, rise in the price of cars relative to any increase in average cost. Average cost भी बढ़ेगा, लेकिन price increase जो है अगर कंपेयर करें तो वो ज़्यादा है. Makes it profitable to produce more cars. तो वो प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर्ड एज रिलेटिव टू कॉस्ट. इसके लिए वो प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स एलोकेट होंगे, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. टुवर्ड्स दैट एंड द एग्जिस्टिंग फर्म विल एक्सपांड देयर कैपेसिटी बाय बाइंग मोर कैपिटल. तो अब क्या करेगा फर्म को मशीन्स चाहिए, तो वो एक्सपांड करेगा अपना कैपेसिटी. मतलब पहले जितने मशीन्स ऑर्डर कर रहा था एट लोअर प्राइसेस, अब उससे ज़्यादा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिटेबल है कार्स बनाना, तो मशीन्स बाय करेगा. प्रोड्यूस न्यू बिल्डिंग्स टू इंस्टॉल दीज मशीन्स एंड एम्प्लॉय मोर लेबर एंड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस मोर कार्स. तो सारे इनपुट्स को वो खरीदेगा, allocate करेगा in car making. Besides to avail of the profit, opportunities in car production, new firms will enter the business of car manufacturing. लेकिन एक और चीज़ है, क्योंकि दिख रहा है कि प्रॉफिट हायर है, when price increased, प्रॉफिट हायर है, तो न्यू फर्म्स भी बोलेंगे कि कार इंडस्ट्री में प्रॉफिट दिख रहा है, तो न्यू फर्म्स एंटर करेंगे. एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट दिख रहा है उस इंडस्ट्री में. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज, मोर रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड टू प्रोडक्शन. अब जो न्यू फर्म आए वो भी रिसोर्सेज लगाएंगे, वो भी इनपुट्स खरीदेंगे, तो वो भी जब इनपुट्स खरीदेंगे तो रिसोर्स एलोकेशन बढ़ जाएगा. Invisible hand and resource allocation. We have seen above how through changes in the prices resulting from changes in the demand for and supply of goods and service, market economy automatically functions as if through an invisible hand. Invisible hand economics का बहुत important word है. Invisible hand का मतलब ये है कि जब अगर समझो कुछ चेंज आता है, लेट्स से डिमांड शिफ्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्राइस और इक्विलिब्रियम चेंज होके प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होगा. ये इनविजिबली होता है, इस वजह से दिस इज नोन एज इनविजिबल हैंड. देयर इज नो एनी सेंट्रल विजिबल अथॉरिटी दैट डायरेक्ट्स द वर्किंग. मतलब अगर डिमांड चेंज हुआ है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, तो सेंट्रल अथॉरिटी बोलेगा कि आप वहाँ पे प्राइस को इंक्रीज़ करो, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो. नहीं, वो खुद ही हो जाता है, खुद ही प्राइस बढ़ जाते हैं. जैसे बेस्टेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव इज़ कोविड टाइम्स. कोविड टाइम्स में जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तब अचानक से लोगों का जाना टू द ग्रोसरी शॉप्स इंक्रीज. देयर वाज ह्यूज लाइन्स एट द ग्रोसरी शॉप्स. अब सेलर को पता चल गया कि सप्लाई मेरे पास उतना ही है, आई डोंट हैव स्टॉक मच, लेकिन डिमांड बढ़ चुका है, लाइन्स लगी पड़ी है, तो हम प्राइसेस बढ़ा देते हैं. क्या हुआ अचानक से? द सेम सिचुएशन विच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर. अचानक से डिमांड शिफ्ट हुआ, डिमांड बढ़ गया, इस वजह से सप्लाई बीइंग द सेम, प्राइस सेलर ने इंक्रीज कर दिया. दिस इज इनविजिबल हैंड. किसी ने बोला सेलर को कि आप प्राइस इंक्रीज करो? नहीं, वो खुद ही समझ गए. तो दिस इज इनविजिबली गोइंग ऑन.
It is claimed that market economy not only works without any regulation by government or any other authority, it works and performs well to promote social welfare and achieve economic efficiency. तो इन शॉर्ट मार्केट अपना जो चेंजेस हो रहा है, जो भी मैंने कंपैरेटिव स्टैटिक्स में जितने भी सिचुएशन 16 सिचुएशन करवाए, उसमें खुद ब खुद चेंज हो जाता है, ना ही सेलर लॉस में होता है, ना ही कंज्यूमर लॉस में होता है. तो सारा इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाता है एंड सोशली वेलफेयर आ जाता है. More than 200 years ago, Adam Smith emphasized the self-regulatory nature of market economy. तो मार्केट को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ऐसे वर्क करो, वो खुद ही वर्क करता है. ये एडम स्मिथ ने ऑलरेडी बता दिया था. He pointed out that each individual in the market economy is guided by his own interest, but by pursuing his own interest, he promotes the interest of the society. तो इनविजिबल हैंड का उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया था कि इंडिविजुअल जो है, आई एम एन इंडिविजुअल इन द मार्केट इकोनॉमी, आई वांट टू प्रमोट माय सेल्फ इंटरेस्ट. जब मैं इंटरेस्ट को प्रमोट करती हूँ, मैं सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर रही हूँ. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, माय सेल्फ इंटरेस्ट इज टीचिंग. When I am teaching, I am leading to some development or growth in the economy indirectly. This is invisibly happening. So this is invisible hand according to what Adam Smith emphasized. He is led by invisible hand to promote an end which was no part of his. मुझे नहीं था कि मैं सोसाइटी को बदलूं, मुझे सिर्फ मेरा इंटरेस्ट पूरा करना था, which was teaching. सो सोसाइटी को इनविजिबली मैंने प्रमोट कर दिया. एडम स्मिथ मीन्स दैट दो इंडिविजुअल ट्राई टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट. अभी मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कोई कमोडिटी खरीदूँ, तो मैं कमोडिटी खरीदूँगी, फर्म्स उससे प्रॉफिट कमाएंगे एंड कंज्यूमर ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन. मेरा सेटिस्फैक्शन हो गया, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया. बट वर्किंग ऑफ द प्राइस सिस्टम थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड अचीव बेस्ट पॉसिबल आउटकम थ्रू द इनविजिबल हैंड ऑफ प्राइस. तो अब क्योंकि मुझे पता है मेरा डिमांड, मैं इस प्राइस पे इतना करूँगी, लाइक द विलिंगनेस, प्रोड्यूसर का अपना विलिंगनेस टू सप्लाई होगा, वील हैव द डिमांड एंड सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. दिस वे आई एम सेटिस्फाइंग द प्रोड्यूसर ऑल्सो. जो इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, तो उस प्राइस पे अकॉर्डिंग टू दिस कर्व, डिमांड कर्व, उस प्राइस पे दिस मच वाज द क्वांटिटी आई वाज विलिंग टू परचेज, एंड अकॉर्डिंग टू द सप्लाई कर्व एट दिस प्राइस दिस मच वाज द क्वांटिटी प्रोड्यूसर वाज विलिंग टू सप्लाई. और वही हो रहा है एट दैट प्राइस. ऐसे तो नहीं है उस प्राइस पे मेरा विलिंगनेस था टू डिमांड टू परचेज 500 यूनिट्स, बट वो 600 यूनिट्स आ रहा है. नहीं, जितना मेरा विलिंगनेस है और जितना प्रोड्यूसर का विलिंगनेस है टू सेल, वही क्वांटिटी आ रहा है. सो आई एम सेटिस्फाइंग, दिस मार्केट इज सेटिस्फाइंग बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर. However, Adam Smith is not entirely correct that the free working of market system always achieves economic efficiency or maximum social welfare. When you say this, you are not sure कि हमेशा जो फ्रीली मार्केट वर्क कर रहा है तब इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ जाएगी, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर आ जाएगा. As we shall study in detail later chapter, how price and market system fails to achieve economic efficiency. आगे जब हम टाइप्स ऑफ मार्केट सिस्टम देखेंगे, उसमें पता चलेगा कि कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम. फर्स्ट, व्हेन द मार्केट इकोनॉमी इज़ मोनोपोली, ऑलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मैंने बोला ना, टाइप्स ऑफ मार्केट पे डिपेंड करता है कि एलोकेशन एफिशिएंट है कि नहीं.
सो मोनोपोली, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली एलोकेटेड एंड एज अ रिजल्ट देयर इज़ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. यस, देयर इज़ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसे हम इकोनॉमिक्स में डेड वेट लॉस कहते हैं. सेकेंड, इवन व्हेन परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स इन द market economy, but externalities, negative and positive externalities होते हैं exist. The working of the market economy with the producers and the buyers driven by their self motives will not achieve economic efficiency. So Adam Smith said that given the demand and supply and the equilibrium price and quantity, market खुद अपना allocative efficiency adjust कर लेगा and accordingly मैक्सिमम प्रॉपर एलोकेट होगा, एफिशिएंट एलोकेशन होगा. लेकिन मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर इज़ ऑलरेडी अ डेड वेट लॉस. परफेक्ट कंपटीशन अगर प्रिवेल करता है तो वहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ आती है जो एफिशिएंसीज, जो एलोकेटली इफेक्टिवली या एफिशिएंटली एलोकेट नहीं करती है रिसोर्सेज को. अब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, इन शॉर्ट मैं समझा देती हूँ, बाकी इन डिटेल ग्राफिकल मैनर में हम जब भी जो चैप्टर में ये कवर हुआ है तब देखेंगे. इन शॉर्ट ये है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ अगर परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, फैक्ट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोड्यूस करने के टाइम कुछ केमिकल, आई एम एक्सप्लेनिंग विद एन एग्जाम्पल, कि केमिकल रिलीज़ करती है इन वाटर. अब जो वो वाटर जा रहा है, लेट्स से रिवर में रिलीज़ कर रही है वो केमिकल. अब वो रिवर का पानी नीचे विलेजेस में यूज़ हो रहा है, दूसरे विलेजेस में, क्योंकि वो रिवर का पानी फ्लो हो रहा है. अब वो विलेजेस में पानी यूज़ करेंगे तो उनको हेल्थ ख़राब होगी. दिस इज़ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मेरे काम करने के वजह से किसी और को असर हो रहा है नेगेटिवली. दैट इज़ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, किसी और को अच्छा असर हो रहा है. इफ़ आई हैव अ हाउस, आई एम हैविंग अ गार्डन, स्मॉल गार्डन, वहाँ पे मैंने अच्छे अच्छे प्लांट्स ग्रो किए हैं विच गिव्स ऑक्सीजन. तो मेरे नेबर्स के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि उनको एक तो पहले ग्रीनरी मिल जाएगी, दूसरा दे विल ऑल्सो बी हैविंग इफ़ेक्ट कि ऑक्सीजन उनको मिलेगा अच्छा. तो दिस इज़ हाउ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वर्क्स. तो इसकी वजह से प्राइस एंड उस पर क्या असर होगा, क्यों सोशल वेलफेयर कम हो रहा है, वो हम बाद में देखेंगे. Besides, the study of macroeconomics will reveal to the students how in the market economy there are often economic fluctuations in output and employment, resulting in severe unemployment at some times and high inflation at the other times. तो बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप देख रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी मटेरियल या स्कोप अगर आप देखो कि कौन सा टॉपिक कवर होता है, तो उसमें एक बिजनेस साइकिल्स है. बिजनेस साइकिल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे बिजनेस साइकिल्स के वजह से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अपने रीजंस दिए हैं कि बिजनेस साइकिल्स किन वजह से आता है. तो अगर आप वो बिजनेस साइकिल्स देखो तो कभी कभी टाइम होता है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, कभी कभी टाइम होता है कम होने का. सो अकॉर्डिंगली भी आपका मार्केट फंक्शन करता है और अकॉर्डिंगली वेलफेयर एलोकेशन इनएफिशिएंट हो जाता है. बोथ सिवियर अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन कॉज अ लॉट ऑफ ह्यूमन सफरिंग. तो यहाँ पे तो सेटिस्फैक्शन लेवल मिला नहीं. यहाँ पे क्या हो गया, हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइसेस आर हाई. प्राइसेस आर हाई तो हम सोचते हैं कि प्रॉफिट है टू द प्रोड्यूसर, सो एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन होगा. रिसोर्स एलोकेशन हो गया लेकिन प्राइसेस आर वेरी हाई, तो कंज्यूमर जो है उनके लिए ये लेस सेटिस्फैक्ट्री होगा. क्यों? क्योंकि हाई इन्फ्लेशन है. सो दिस इज हाउ प्राइस जो है, जो डिटरमाइन हो रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, वो रिसोर्सेज के एलोकेशन में काम कैसे करता है.
जस्ट प्राइस हमने इतना ही देखा कि प्राइस जब ज़्यादा होता है, प्रॉफिटेबल अगर लगता है प्रोड्यूसर को उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना, तो वो रिसोर्स एलोकेशन करेगा, अदरवाइज नॉट. सो हियर आई कंक्लूड दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर. If you have understood or if my explanation is helpful to you, so keep liking the videos. Comment में आप अपना feedback या whatever doubt you have you can put up. Share these videos to your friends and classmates. If you are new to the channel, do subscribe to the channel. बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं. सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए. And yes, if you want any online classes from me one-on-one basis on any topics of economics, तो आप नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका नाम और टॉपिक. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. Stay tuned for upcoming videos. Till then you keep watching the journey of understanding economics. Thank you.